सर्वप्रथम या संपूर्ण विश्वाला शांततेचा व अहिंसेचा संदेश देणारे महाकारुणिक भागवत भगवान गौतम बुद्ध, ज्यांनी मानवतेचा संदेश संपूर्ण जगाला दिला आणि संदेश देताना ज्यांनी उल्लेख केला कि अगर आपके घर में भरपेट खाने को अनाज है और आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो फिर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। अशी मानवतेची धग आपल्या शेवटच्या आयुष्यापर्यंत ज्यांनी कायम ठेवली ते अल्लाहचे संदेशवाहक हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज्यांना संपूर्ण जग मोहम्मद पैगंबर साहेब या नावाने ओळखतो। अन्यायाच्या विरोधात आणि न्यायाच्या समर्थनात आपल्या अभंगाच्या माध्यमातून जनसामान्यांमध्ये जनजागृती निर्माण करणारे जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, ज्या मातेने या महाराष्ट्राला नव्हे या संपूर्ण देशाला एक नव्हे दोन आदर्श छत्रपती बहाल केले, ते या जगातलं सर्वोत्तम आदर्श मातृत्व म्हणजे राजमाता माँ साहेब जिजाऊ, जिन्होंने अपनी सेना को दो आदेश कड़क तौर पर दिए थे कि यदि आप जंग पर जा रहे हो, यदि आप जंग पर जा रहे हो तो दो बातों का ध्यान जरूर रखना। अगर आप युद्ध की भूमि पर जा रहे हो तो दो बातों का ध्यान जरूर रखना, बच्चों को चोट ना लगने पाए, बूढ़ों पर आपकी तलवार की आफत ना आने पाए, और किसी महिला की चाहे वो किसी भी धर्म समाज से आती हो उसकी आबरू पर कोई हाथ ना डालने पाए। दूसरा आदेश, आप अगर जंग के मैदान में हो और वहां पर कुरान शरीफ की परत अगर आपको मिलती हो तो उस कुरान शरीफ की परत को अपने माथे से लगाना, उसे चूमना और अपने मुस्लिम अधिकारी को सेना में मुस्लिम सैनिक के हवाले करना। ऐसी महान विचारधारा को जिन्होंने कायम करके अपना राज्य चलाया, जो जो इस हिंद का है उसी का ये हिंदवी स्वराज्य है। ऐसे हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक तुम्हारे हमारे हम सबके राजा महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, उम्र के 16 साल में जिन्होंने, जब हमारा बच्चा उम्र 16 साल का हो जाता है तो मोहब्बत की तरफ बढ़ जाता है, मगर वही 16 साल में जिन्होंने किताब लिखी बुधभूषणम, और उसमें लिखते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, अपनी प्रजा की देखभाल कैसी करना चाहिए, राजा को किसी भी व्यक्ति के साथ में जात धर्म पंथ के आधार पर भेदभाव करके न्याय नहीं देना चाहिए। ऐसे महान राजा इस महाराष्ट्र के दूसरे धाकले धनी छत्रपति संभाजी राजे। आपको अगर क्रांतिकारी विचार इस समाज में लेकर के जाने हैं तो आपके पास में ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के साथ आपकी बॉडी शॉडी भी होना चाहिए। ऐसा जिन्होंने विचार समाज में कायम किया वो पहलवान वस्ताद लहूजी साळवे साहेब, और जिनके कारण यहाँ पर हमारे मैडम बैठे हैं ना, डॉक्टर की पदवी उन्होंने प्राप्त की है। कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई पंतप्रधान बन गया। तुमच्या आमच्या सारखी सामान्य लोक जे चूल आणि मूल सांभाळत होती ना, कलेक्टर बिलेक्टर नव्हती, होती का? बोलत जाना मी जरा बैराव, कलेक्टर बिलेक्टरचे स्वप्न नव्हते, पण त्या माणसानं आणि त्या कुटुंबानं तुमच्या आमच्यामध्ये ती जागृती घडवून आणली की तुम्ही ही चूल मूल सांभाळण्याचं काम करू शकता, पण त्यासोबत जिल्हा देश सांभाळण्याचं काम सुद्धा करू शकाल। फक्त माझ्या सोबत या, कोण्या आयऱ्या गैऱ्याचं चमत्कार नव्हे, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंचं वरदान म्हणून तुम्ही या ठिकाणी कलेक्टर आणि शिक्षक होता, टीचर होता, देशाचे राष्ट्रपती होता। कोण्या आयऱ्या गैऱ्याचं चमत्कार नाहीये, डोक्यातून काढून घ्या।
आणि ज्या वेळेस मी बोलायला लागलो, मी स्पष्ट सांगतो, ती भीती मनातून मी काढून घेतली, कोण काय म्हणेल आणि कोण काय सांगन म्हणून. ये इथं सामना करून घेऊ, विचाराची लढाई विचारानं आणि गुत्त्याची लढाई गुत्त्यानं. दोन खाऊ तर एक मारायची ताकद ठेवू, बरोबर आहे. हा, तर त्या महामानवाचे वरदान म्हणून या ठिकाणी तुम्ही आहात. ज्या महामानवाने आपलं उभं आयुष्य, पूरी जिंदगी जिस आदमी के साथ में छल कपट किया गया, जिसके इतने बड़े पद को, इतने बड़ी बुद्धि को नजरअंदाज किया गया, फिर भी उस आदमी ने सहा. क्यों सहा? कि नहीं, अगर मैं आज इनको विरोध करूंगा, आज अगर मैं यहाँ पर मेरी पढ़ाई छोड़ करके, मेरे समाज को जागरूक करना छोड़ करके, मेरे समाज को अधिकार दिलाना छोड़ करके अगर मैं विरोध करूंगा, या मैं बंदूक उठा लूंगा, बॉम्ब उठा लूंगा, या फिर अमेरिका इंग्लैंड मेरे को कोरा चेक दे रहा है, मैं उधर चला जाऊंगा, तो मेरा समाज, मेरे भारत के ये 3-4 हजार जाति के जो ओबीसी से लेके एससी से लेके एसटी से लेके एनटी से लेके जो भी छोटी मोटी जाति में आते हैं, वो ऐसे की ऐसे ही रहेंगे और बड़े बड़े लोगों की गुलामी करते रहेंगे. इसलिए मुझे यहाँ पर टिकना है और इस देश का एक बहुत बड़ा संविधान निर्माण करना है. ऐसे विश्व वंदनीय विश्वभूषण भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, अण्णाभाऊ साठे आणि काही हरामखोर कलम कसाई लोकांमुळे तुमचे आमचे जे पूर्वज होते, पातोळे साहेब या ठिकाणी आमचे मार्गदर्शक बसलेले आहेत, तुमचे आमचे जे पूर्वज होते, ज्यांनी अभूतपूर्व लढा या देशामध्ये दिला, अभूतपूर्व क्रांती या देशामध्ये केली, पण काही हरामखोर कलम कसाई लोकांमुळे इतिहासांच्या पानावर ते येऊ शकले नाही. पण आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरांमध्ये त्या तमाम आपल्या सर्व पूर्वजांना या ठिकाणी विनम्र अभिवादन करूया, सलाम करूया. जमला आता? हाँ, उधर से आवाज नहीं आ रही, बहुत जम रहा ना, बरोबर? हाँ, नहीं होने कुछ होना है ना. तर आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय हुसे साहेब, त्याचबरोबर राजेंद्र भाऊची माझी ही दुसरी भेट. भाऊ, मी पहिले ते सीए एनआरसी ची सभा बैठक आयोजित केली होती अकोल्यामध्ये, तर ते हॉस्पिटलच्या खाली होतं. मग तुम्ही स्पष्ट सांगितलं की बा कोणती बैठक आपण या ठिकाणी स्वतंत्र म्हणतो देशांना, या ठिकाणी राज्य संविधानाच्या दिशेने चालत आहे असं आपण कसं म्हणू शकतो, जर या 30-35 लोकांच्या बैठकीतच 2-2 पोलीसवाले देऊन दिले गव्हर्नमेंटनं. मी पहिल्यांदा पाहिलं होतं. आता ही दुसरी भेट आपली. आता प्रत्येकाचं नाव या ठिकाणी घेणं शक्य होणार नाही. वंचित बहुजन आघाडीचे युवक जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय घोगरे साहेब, सन्माननीय सर्व एकूण एक आणि कोरे चेक. हा, आता कोरे चेक काय तेही नंतर सांगतो, पण आता प्रोसेस घ्या लागेल. माझ्यासोबत आलेले तेही रागून जातील. आमचे वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी वरखेडचे सन्माननीय राजूभाई जागीरदार, माझ्यासोबत आलेले मुदस्सीरभाई पत्रकार, माझ्यासोबत आलेले आमचे सारथी सुदामा, आमचे मित्र ते सुद्धा या ठिकाणी चांदूरकर साहेब, बरोबर ना, या ठिकाणी आहेत. मी आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि सन्माननीय डोंगरे साहेब, कार्यक्रमाच्या अगोदरच ते आपली जे टीम आहे संकल्प बहुउद्देशीय संस्थेची, खूप जबरदस्त कार्यक्रम आपण या ठिकाणी साजरा करत आहात. हा कार्यक्रम पुन्हा दुसऱ्या वर्षी पूर्ण सक्सेस झाला अशी गवाही मी तुम्हाला देतो की आपण या ठिकाणी इतका चांगला कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि प्रत्येकाचं या ठिकाणी धन्यवाद की ते आता ऐकून घेतील मला 10-15-20 मिनिटं. आमचे आरजे भाऊ या ठिकाणी आहेत. मागच्या वेळेस त्यांना ऐकण्याचा योग आला, पण आता टाइम कमी आहे म्हणून त्यांनी आटोपतं घेतलं, आलेच नाही समोर. तर आता या प्रत्येकाचा सत्कार झाला, स्वागत होणार आहे. तर मला असं वाटते बा का तुमचंही स्वागत व्हायलाच पाहिजे, बरोबर की नाही? आवाज नेऊन झाला ना, बरोबर की नाही? हा, जनता पक्षाची उत्सुक आहे, आमचंही स्वागत घ्या. 400-500 हार फुलं लागतील ना. हा, इतकं कुठून आणतील हे? तेच तर चालू आहे. कसंही दुसरे नाही करून राहिले म्हणून शेवटी आपल्यालाच करा लागून राहिला जनजागृती. दुसरे फक्त आहे तर खायचं काम करून राहिले. हा, आरक्षणाच्या नावानं खायचंच काम करून राहिले ना आपणच बदनाम व्हायला. पाहिलं तर आपल्याला बाबासाहेबांनी नंतर गणलं आहे ना. पहिले बोलले ओबीसीला द्या बापा,
नंतर माझा समाज पुढे करू मी. हा, पण आता ते नाही करत तर आपल्यालाच करावं लागेल. ते काही हरामखोरांना दिल्लीत संविधान जाळलं, आपणच पुढे आलो, ते पुढे आले नाही. बरोबर आहे. पण असं शेवटची जबाबदारी आपल्यालाच घ्यावी लागते. तर तुमचा सत्कार स्वागत पाहिजे. बरोबर ना? हा, अरे असं बसू नका. बरोबर ना? आप सबका स्वागत सत्कार होना चाहिए. इच्छा है ना? पीछे से आवाज नहीं आ रही. चाह नहीं मिली क्या उधर? सत्कार स्वागत चाहिए ना? हाँ, इतने लोगों को हार फूल लगाएंगे तो उतना टाइम भी नहीं है. 4-5 दिन इधर ही गुजर जाएंगे अपने, है ना? तो शब्द तुकाराम महाराज ने कहकर गए की आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने, शब्दांचीच नित्य यज्ञ करू. शब्दची आमच्या जीवाचे जीवन, शब्द वाटू जन धन लोका. बरोबर है. तो शब्दों से मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं. वो लोगों ने मुंबई को, पूना को सभा लिया. चाय के बिस्किट से लेके चाय और कंबल इधर से लेके जाने की सुविधा, फिर भी वहां पर उनका मैदान नहीं भरता. लेकिन हमारे संविधान प्रेमियों का ये मैदान आज भर गया है. ये लोग अपनी इच्छा से आए हैं, संविधान के बारे में इनको प्यार है, इसलिए यहाँ पर आए. तो आप सबका स्वागत भी होना बहुत जरूरी है. नहीं तो क्या है, थोड़ा सा इमॅजिनेशन करो, थोडंसं इमॅजिनेशन करा. कवरते एकदम दिग्गज लोक बसलेले आहेत बापा, एकदम टाईट इस्त्री वाले. बरोबर. आणि समोर कोणीच नाही. कसं वाटन ते? मीडियावाले म्हणते पागल झाले ते लोक. समोर कोणीच नाही बापा, स्वतःच नेते बनून बसले. म्हणून तुमची उपस्थिती लय महत्वाची है. तुम्हारा यहाँ पर हाजिर होना बहुत इम्पोर्टेंट है, कम नहीं है. बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आप सबको अधिकार दिया है ना? यहाँ का इस चटाई पर, इस कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी भी एक ही वोट दे सकता है. और 5 लाख मजदूरों को चलाने वाला मुकेश अंबानी भी एक वोट दे सकता है. ये ताकत भारत के संविधान ने तुमको और हमको दी है. तो तुम्हारा भी स्वागत होना चाहिए, आपका भी सत्कार होना चाहिए. आपके बगैर ये महफिल ही नहीं जुड़ेंगी. नहीं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कैसा लगेगा, वो कड़क इस्त्री वाले बैठे हैं, सामने कोनीच नहीं, है ना? अरे पागल हो गए यार, सबके सब स्टेज पर ही बैठे थे, सामने तो कोई था ही नहीं, है ना? तो ये 2 शब्दों में मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि इधर भले ही नूर बैठे हैं तो इधर भी कोई नूर बैठे हैं. इधर भले ही नूर बैठे हैं तो इधर भी कोई नूर बैठे हैं. और मैं उन सब का इस भरे मंच से स्वागत करता हूं जो हमसे दूर बैठे हैं, जो हमसे दूर बैठे हैं. राजेंद्र दादा, मागच्या वर्षी मी आलो होतो. जितकंही माया कटोऱ्यात होतं, जिलेबी असो का बुंदी असो का पोळी असो का भाजी असो, मी वाटून गेलो बापा. मग ते सुगत भाऊ म्हणत तिकून आल्यावर असं झालं, घरी 4-5 दिवस येईना फोनच लावले. अरे बाप, 1 नंबर कार्यक्रम हुआ, क्या बोले भैया तुम, ऐसा तो सुना ही नहीं कभी. हाँ, अब तो बदल ही डालेंगे गाँव को. अरे बाप, मैंने बोला अगले साल कलेक्टर दिखते 4-5 गाँव में, है ना? मग सुगत भाऊचा फोन आला. ते लोक म्हणून राहिले बा सलमान बोले डबल आणा. म्हटलं मारतात की काय बापा, कोणाचे दुकानदार बंद झाले असतील ना. तर मी नाहीच म्हटलं नाही बा, मी नाही येत आता. मी ज्या गावात जातो त्या गावात डबल जात नाही, खतरालय होते. तर सुगत भाऊ म्हणा तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, प्रेमा खातीर बोलून राहिले ना हो, माराजोडीचा विषयच नाही आमच्या गावात, तंटामुक्त गाव आहे आमचं. म्हटलं नाही तरी काही तंटे करणारे लोकांचे दुकानच बंद झाले असतील मी बोलल्यानंतर. तर राजेंद्र भाऊ, मागच्या वेळेस मी या ठिकाणी आलो, मी या लोकांनी म्हटलं का बा, जसा हमने पढ़ा बाबा साहब के दिए हुए संविधान को हमने डरना बंद कर दिया, उन लोगों ने डराना बंद कर दिया. हमने संविधान पढ़ने के बाद में डरना बंद कर दिया, उन लोगों ने डराना बंद कर दिया. हे मी या ठिकाणी जाहीर बोलून गेलो. मी ते बोलून गेलो की एक समय था जब बाबा साहब आम्बेडकर पीएचडी का विषय लेकर संस्कृत में पढ़ने को जा रहे थे, तो इसी देश के लोगों ने संस्कृति का हवाला देकर कहा था कि इन्हें संस्कृत में पढ़ने की इजाजत नहीं है. लेकिन आज भारत का संविधान है, आप कोई भी भाषा में कभी और किसी भी जाति का आदमी कुछ भी पढ़ सकता है. तो हमने कहा था कि डराओ मत, हमारे गरीबों को डराओ मत. तो 4-5 लोग हैं या देशामध्ये, जर तुम्हाला
5 वेळा मस्जिदीच्या भोंग्यामधून जरा जाण होत असेल तर तुम्ही आपल्या भोंग्यामधून हनुमान चालीसा लावा, है ना. अरे म्हटलं भावा, त्या उलचक लेकरले काय म्हणून राहिले तुम्ही हनुमान चालीसा लावायले. अरे हमसे मिलो, हम संविधान के जानकार है, संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं. हम तुमको संविधान के बाद में हनुमान चालीसा सुनाएंगे. और हमने जब सुनाया कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे अवलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डिना डमट वलवयं चकार चंड तांडवं तनो तुनो शिव शिवं जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मन् निलिम्पनि जरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रदीक्षणं मम. बोला स्वाहा. ऐकून आला ना, बोलत जा ना, बोललं पाहिजे ना. या देवी सर्वभूतेषु शक्ती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. बरोबर आहे ना. हा. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. आता तर अजून आले, ते म्हणतील मागच्या वेळेस तर सांगितलंच होतं. आता 2-3 कॉन्ट्रॅक्ट घेतले सुगत भाऊ जोडून. वास्तुशांतीचे 1-2 घर असतील तर तेच आपल्याला येऊ आपण त्याच्यासाठी. हा. तर हे मी सांगून गेलो, लोकांना खूप आवडलं तेले की नाही बा. मी त्याला शेवटचं शब्द म्हटलं की सगळं ऐकवण्याची आणि हे सगळं सुनून देण्याची ताकद ज्या ग्रंथामधून भेटते ना, त्याचं नाव संविधान आहे, विसरून चालणार नाहीये. कि कोई चीख कर तो कोई चिल्ला कर चला गया, कोई पढ़कर तो कोई पढ़ा कर चला गया. अरे उठाया मेरे बाबा साहब ने कलम और इस देश का भविष्य संविधान बनाकर चला गया. हाँ, साधी गोट नाही आहे. आता हे कॉमेडीचे विषय झाले, पण महत्वाचा विषय पाहिजे आपल्याला का नेमकं संविधान दिन आहे. संविधान दिनाच्या निमित्ताने हा कार्यक्रम आयोजित आहे. तर आपल्याला काय शिकून जायचं आहे, नवीन पाहिजे की नाही काही. नया होना ना, नया के जुना ही दू नाही, नया बता म्हणते नया. आता आपण काही ते नाही मेरा बायर बानो तेले म्हणो का नवीन सांगा ना बा. काय तो पिछले टाइम 2 करोड़ नौकरी दी, अब 2.5 करोड़ देंगे. अरे तो जुनच झालं, नया है भाई. पहले 2 ही करोड़ था. नौकरी भला ही जूना है लेकिन आंकड़ा तो नया है. पहिले 2 ही करोड़ था, अभी 2.5 करोड़. आता नवीन काय देऊ तुम्हाला, है ना. त्या लोकांना नवीन जमते, आपल्याला नवीन जमत नाही. पण जितका अभ्यास मी केलेला आहे, जितक्या अभ्यासातून तुमच्या आमच्या सारखी लोक जागृत करण्याचा प्रयत्न करतो. एक पुन्हा सांगणं मला अत्यंत गरजेचं वाटते की मी मागच्या वेळेस आलो तर सुगत भाऊन एक चांगली चालाकी खेळले, ते फोटोच नाही छापला मला. हा, लोकांना अंधारात ठेवलं का सलमान खान येणार आहे म्हणे. अरे बापरे, लोक एकदम नटून थटून सजून जे ईदले आणि दिवाळीले कपडे घेऊन ठेवले होते ते काढले, प्रेस केले. अरे बाबा कुठे रे, अरे सलमान खान येऊन राहिला. एक सेल्फी भेटली का जिंदगी कमावली का. हा. आणि मग ते संचालन करते जसे आता बोलले तसं ते नाव घेतलं बा, या नंतर बोलावतो सलमान खान. आणि उभं राहून राहिला झिलपी. हवा पाण्याचा झोका. याच्यापेक्षा थंडी होती, अजून कुडकुड करो, बम थंडी लागे, आहे ना. पण उभं राहिलो मी. लोक वाटलं काय आणलं हे. मग ते आता सलमान खान तर पसलं लोकांना. मग मी हे मंत्र सुरू केले. ते मग बामणाचंच पोट्ट आणलं हे आपलेच पोरायला इतकं पटर 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 जमत नाही, हे कसं सांगून राहिलो. पण गडे हो, एक गोष्ट सांगतो आपल्याला, त्या सलमान खान सारखी बॉडी गिडी जरी बनवता आली नसन आणि करोडो रुपये खर्च करून लाखो फॅन्स फॉलोअर्स तयार करता आले नसतील, पण तुमच्यासारखे 5-50 मावळे जागृत करण्याचं आणि निडर करण्याचं काम करतो, याचा सक्त अभिमान आहे मला. याचा अभिमान आहे मला. आणि त्याच गोष्टी घेऊन तुमच्या समोर येतो की नेमका संविधान आल्यानंतर हमारे जिंदगी में संविधान आने के बाद में बदल क्या हुआ. हमारा मुसलमान समाज यहाँ पर बैठा हुआ है जिनके पढ़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले से ही उनके दिमाग पर, उनके दिलो दिमाग पर बता दिया था पढ़ लिख करके नौकरी लगने वाली है.
अरे पढ़ लिख कर नौकरी भले ही नहीं लगेगी, लेकिन तेरा बच्चा एक दिन अच्छा इंसान बन जाएगा, निडर आदमी बन जाएगा। उसका नाम पढ़ाई है, और वो पढ़ाई की देन भारत के संविधान ने हम सबको दी है। संविधान से हमारे जीवन में परिवर्तन क्या हुआ, तो हमें संविधान के पहले का इतिहास देखना होगा कि इसी देश में क्रांतिकारी महाराज पैदा हुए थे, क्रांतिकारी संत पैदा हुए थे, जिनका नाम था जगत गुरु संत तुकोबर राय। इतना बड़ा संत जिन्होंने अपने ज्ञान के, अपने नॉलेज के बेस पर कुछ किताबें लिखी, कुछ गाथाएं लिखी, जो गाथाएं क्रांति कर रही थी, जो लोगों के दिलो दिमाग को इस व्यवस्था के खिलाफ भड़का रही थी। तो इन हरामखोरों ने दंड क्या दिया, तो उनकी गाथा को ही पानी में डुबो दिया। दंड क्या दिया, तो कह जाओ तो तुकाराम बहुत सारे लोगों को जागरूक कर रहा है, बहुत उसके आंख में लोगों को जागरूक करने की कला भरी पड़ी हुई है। ऐसा करते हैं उसको बदनाम ही कर देते हैं। जेव्हा कोणी शरण येत नाही ना, तेव्हा त्याला बदनाम करण्याची परंपरा याच हरामखोर लोकांनी सुरू केली। तुकाराम महाराज के पास में इतना बड़ा संत कि जिसको दुनिया का नॉलेज आज से 350-400 साल पहले, अरे उनको नहीं छोड़ा, फिर तुम्हारे मेरे जैसे लोग कैसे छोड़ेंगे। उन पर एक वैश्या भेज दी, जा म्हणे तुकाराम नावाचा त्या ठिकाणी माणूस बसलेला आहे आणि त्याच्यासोबत आपले चाळे रंगो, आणि ती वैश्य त्या ठिकाणी जाते। मैं इतिहास बता रहा हूं आपको संविधान के पहले का, ताकि आपको समझ में आए कि संविधान के बाद हमारे जिंदगी में क्या बदलाव आया है। इतने बड़े संत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। वो वैश्य गई और जाने के बाद संत तुकाराम महाराज के पास में अपने उस देह को लेकर के खड़ी रह गई। तुकाराम महाराज ने अपनी जो कलम कागज पर कैसे भी लिख रहे थे, उन्होंने नजर उठा करके सामने देखा। हमें गर्व होना चाहिए ऐसे संत पर, कि हमारे संत समाज में, हमारे संस्कृति में हम जिनको महामानव बोलते हैं, भगवान बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तक के आसाराम जैसे हरामखोर हमारे समाज ने पैदा नहीं किए। संत तुकाराम महाराज उस समय उस वैश्य के तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जाई जाई वो माई न करी सयास आम्ही विष्णुदास नवे तैसे, जा मां जा, तू गलत जगह आ गई है। जाई जाई वो माई, उस वैश्य को भी माँ का दर्जा दिया। जाई जाई वो माई न करी सयास आम्ही विष्णुदास नवे तैसे, तू हमारे साथ में ऐसा गलत काम मत कर, हम विष्णुदास हैं, मैं ऐसे नहीं है जिस कारण का पता करके तुझे लोगों ने मेरे पास में भेजा है। इतने बड़े संत को बदनाम करने का षड्यंत्र यहाँ की व्यवस्था ने रखा। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज जागरूक नहीं होना चाहिए। ये वो सोया हुआ शेर है, जिस दिन जागरूक हो जाएगा देश के सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। दूसरी बात पर आते हैं, इस देश के महात्मा ज्योतिबा फूले, कोई मुसलमान ने उनको जरा सी भी तकलीफ नहीं दी, बल्कि उनको उनकी स्कूल चलाने के लिए अपना घर दे दिया। अपनी औरत को उनकी बहन बना करके उनके साथ में दिया। बीबी फातिमा पहली शिक्षिका जिन्होंने पढ़ाया और इस देश को जागरूक किया, महात्मा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी के साथ में। महात्मा फुले क्रांतिकारी विचार मंड रहा है, क्रांतिकारी विचार समाज में लेकर के जा रहा है। कह रहा है कि जिस औरत को सती जाना पड़ता है, जिस औरत को हम बता रहे हैं कि तेरे को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुला फक्त दोनच अधिकार आहेत, चूल सांभाळायचा आणि मूल सांभाळायचं। बरोबर आहे? बोला ना बापा, कारण मी बहिराव बोलत जा जरा। ज्या महिलेले फक्त 2 अधिकार या व्यवस्थेने दिले होते, चूल सांभाळायचं आणि मूल सांभाळायचं, त्या महिलेच्या हातामध्ये कलम देण्याचं काम, पुस्तक देण्याचं काम महात्मा फुले करत आहे। आणि त्याला त्रास आपल्याला द्यावा लागेल। एक मुसलमान ने उनको त्रास नहीं दिया, कभी त्रास नहीं दिया। इस देश की व्यवस्था चलाने वाले लोगों ने उनको त्रास दिया कि इतने बड़े इंजीनियर जिन्होंने बड़े बड़े डैम बनाए, उस इंजीनियर के औरत के आंख पर, मतलब सावित्रीबाई फुले के आंख पर कीचड़ भी फेंका, तो वहां पर गोबर भी फेंका, तो पत्थरे भी मारे, तो ईंटें भी मारे, तो पानी भी फेंका, लेकिन डटती रही, आगे बढ़ती रही। क्योंकि मेरे समाज को, मेरे बहुजन समाज के लोगों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है।
किसी ने सम्मान नहीं किया। इस देश में फिर संविधान लागू हुआ, ये देश आजाद हुआ। उसके भी पहले जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता था, किती ज्ञानाचं काय आहे, सिंबल आहे। ते शेकडो डिग्र्या प्राप्त करणाऱ्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जेव्हा ते आपलं शिक्षण करून पूर्ण करून या देशात आले, इस देश में जब वो यहाँ पर आए, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ में जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, जबरदस्ती हो रही है, हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है। बाबा साहब आंबेडकर से ज्यादा अत्याचार पूरे भारत में किसी के साथ में नहीं हुआ। इतने बड़े आदमी को, जिसको विदेश वाले कोरा चेक लिख करके दे रहे थे कि तुम अमाउंट मंडो और हमारे तरफ आ जाओ, लेकिन नहीं, मैं अगर तुम्हारी तरफ आ गया और आलीशान जिंदगी जीने लगा तो फिर मेरा समाज को जागरूक करने का काम कौन करेगा? जिस आदमी को विदेश वाले अपने सिर पर बैठाने की बात कर रहे थे, वही आदमी अगर भारत में आया तो वो एक चपरासी की औकात नहीं थी उसके सामने खड़े रहने की, लेकिन वो दूर से फाइल फेकता था टेबल पर। बरोबर आहे? माठ बाबासाहेबांचा पिण्याचा पाण्याचा माठ वेगळं ठेवलेलं होतं। इतना बड़ा अत्याचार अगर हमारे साथ में अभी होता तो 2-4 बम लेके फिरते साथ में, है ना? हमारे साथ में ऐसा अगर छुआछूत का काम होता तो बंदूक के साथ में लेकर के फिरते और फिर बोलते हम हुकूमत के सताए हुए लोग हैं, है ना? हाँ, पण त्या माणसानं सहन केलं का? कारण आज जर मी येले शस्त्रानं उत्तर देता आलं असतं, पण शस्त्रानं उत्तर दिलं तर माझा वेळ वाया जाईल। मी यांना कलमनं उत्तर देईल, मैं इनको पेन से जवाब दूंगा, इनकी साथ आने वाली पुश्ते तक इन लोगों के हाथ के नीचे गुलामी करते रहेगी। ये सपना था डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का। देश आजाद हो गया, देश में संविधान लागू हो गया। एक किस्सा आपको बताना चाहता हूं। देशात संविधान लागू झालं, ये देश आजाद हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी नहीं, वो किस्सा जो घड़ा हुआ है। देश आजाद हो गया, देश में संविधान लागू हो गया, लोग चुनाव का प्रचार करने के लिए निकल पड़े। एक खासदार थे नारायणन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस के अंदर। दैनिक भास्कर का एक पेज, उसके संदर्भ के हवाले से आप सबको ये हवाला बता रहा हूं कि देश आजाद हो गया, देश में संविधान लागू हो गया, लोग अपना चुनाव प्रचार करने के लिए रास्तों पर, गली पर, मोहल्ले पर, घरों तक भटकने लगे। एक खासदार थे, नारायणन करके उनका नाम था। ऐसे ही गली मोहल्ले, चौराहे, गांव गांव, तालुके, मोहल्ले भटकते भटकते वो एक बुढ़िया के घर पर पहुंचे। त्या म्हातारीच्या घरापर्यंत पोहोचले। ते म्हातारी सुरक्षित होती, सुशिक्षित होती, वो बुढ़िया पढ़ी लिखी थी। उन्होंने उस बुढ़िया के घर के दरवाजे की कुंडी खटखटाई और उन्हें अपना परिचय दिया। नमस्कार, मैं अब चुनाव में उम्मीदवार हूं, आने वाले वक्त में, अभी तो फिलहाल खासदार हूं, लेकिन ध्यान रखना मेरे तरफ। इकडे गडबड दिसून राहिली काही? बसा ना बाई, 5 लाख रुपयाचं सांगून राहिलो मी, है ना? लक्ष द्या कि नारायणन त्या दरवाजाजवळ पोहोचले जिथे एक म्हातारी राहत होती। त्या नारायणन ने त्याला सांगितलं कि नमस्कार, मैं कुछ दिनों के बाद में उम्मीदवार रहूंगा, लेकिन अभी मैं मिलने के लिए आया हूं। लोक येतात ना भेटेल तुम्हाला, है ना? का नहीं येत? का तसेच मतदान करता? हाँ, आते ना इधर भी मिलने को लोग? आवाज ही नहीं आ रही, बल्ले ठंडे हो गए। आते ना लोग मिलने को चुनाव के टाइम पर? हाँ, इधर आते ना? हाँ। वैसे ही वो गए। जाने के बाद में उन्होंने वही दोहराया दूसरी बार। अब बुढ़िया पढ़ी लिखी थी,
बुढ़िया लकड़ी टेकते टेकते बाहर आई, लकड़ी को बाजू में साइड में कर दिया और नारायणन की कॉलर पकड़ ली। बोलो, इतने बड़े खासदार की एक बुढ़िया ने कॉलर पकड़ ली। क्या किया? कॉलर पकडून घेतलं। अत्यंत महत्वाची ही हा घडलेला प्रसंग तुम्हाला सांगत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका वो बुढ़िया ने वो नारायणन का खासदार का कॉलर पकड़ लिया और बुढ़िया सवाल करती है। देखो सवाल कैसा है कि नारायणन प्रचार के लिए आया है, नारायणन प्रचार के लिए आया है और मुझसे कह रहा है कि देश आजाद हो गया, देश में संविधान लागू हो गया। नारायणन पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान बन गया, बरोबर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान बन गया, तुम खासदार बन गए हो, कोई आमदार बन गया है। बुढ़िया ने और कॉलर को टाइट करा और बोला, बता हमको क्या मिला बे? म्हातारी विचारते की जर तू खासदार झाला, कोणी आमदार झाला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जर पंतप्रधान झाला आणि तू म्हणतो हा देश स्वतंत्र झाला, ये देश में संविधान लागू हो गया, तो बता हमको क्या मिला बे? नारायणलालने एकदम घाम फुटला। अरे बापरे, हे तर भलतीच आफत दिसून राहिली। खरं तर विचारून राहिली का काय भेटलं मग मले? तुम्हाला तर खुर्च्या भेटल्या ना बे सहायचे हो, हा? ते पंतप्रधान झाले, तू खासदार झाला, कोणी आमदार झाला, आम्हाला काय भेटलं बे? तुम्हाला वाटते ना आपल्याला काय भेटलं? बरोबर आहे की नाही? हा, बोलत जा ना बा, बोल्यासाठी चालू आहे हे, बोलू बोलू माणूस पंतप्रधान झाला ना। तुमच्या जीवनात काही पोरं गिरं उभे करतील तर सदस्य बिदस्य होऊन जासा, हा? तो म्हणे त्याला घाम फुटला आणि मग म्हणे आजीबाई भलताच खतरा प्रश्न केला गळ्या। या प्रश्नाचं उत्तर काही मला येऊन नाही राहिलं, पाय माया हातपाय थरथर कापून राहिले। मग तो म्हणे एक काम कर, माया संग 2-4 दिवसानं दिल्लीला चाल, ते पंडित नेहरूच त्या प्रश्नाचं उत्तर देतील बापा। ईमानदार लोग होते, ईमानदारी उस समय कूट कूट कर भरी हुई थी, पढ़े लिखे लोग संसद में पहुंचा करते थे, आज के जैसे छपरी लोग नहीं पहुंचते थे। 4-5 दिवस गेले, नारायणन घ्यायला आला बुढीले, म्हातारीले घ्यायला आला। नारायणन गाडीत बसवलं आणि सीधा गल्लीतून, कुठे गल्लीतून, हा बिल्ली, दिल्ली दिल्ली, हाँ गली से डायरेक्ट दिल्ली लेके गए। दिल्ली में उतारे, एक चबूतरे पर बिठाए, बोले माँ आता तरी भाषा सभ्य झाली, पहिले बुढी म्हणे त्याले, आता फरक पडते ना वातावरणाचं, आहे ना? पोरं मुंबईत असतील तर मम्मी, हा, आणि इकडे बुढे दे ना, बोल कधीच पाणी मागून राहिल तुले, आहे की नाही? तरी मॉम, माय मॉम एंड माय डॅड, आहे ना? वातावरणाचा गावाचा फरक पडते बा, आहे की नाही? हा, मग तटी नेलं म्हणे माँ वो चबूतरे पर बैठ जा माँ, अभी यहाँ से पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे, मैं उनको साथ में लेकर के आता हूँ। तो नारायणन संसदेत गेले। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय आपको एक मजाकी अंदाज में सुना रहा हूं, लेकिन आखिरी पर उसका तात्पर्य बहुत खतरनाक निकलेगा। ते संसदेत गेले, पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या कानावरती घडलेला किस्सा सांगितला। बोले बुढ़िया बहुत खतरनाक है, मेरा कॉलर पकड़ के पूछ रही कि बता पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान बन गया, तू खासदार बन गया, कोई आमदार बन रहा है, हमारे गरीबों को क्या मिला, मुझे क्या मिला, जबकि देश आजाद हो गया, इस देश में संविधान लागू हो गया है। आप चलो नहीं तो मेरा मतदार संघ चले जाएगा भाई। हाँ, बुढ़िया घूमेगी तो देंगे नहीं लोग वोट, बराबर? हाँ, क्रांति करने को अकेला ही काफी होता है, फिर लोग आपस में बिल्कुल पीछे पीछे चले आते हैं। बाबा साहब अकेले ही क्रांति करने के लिए काफी थे, 3000 साल की परंपरा को खत्म कर दिया एक कलम उठा करके, बरोबर? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणे आजच्या सारखे नव्हते ते, हे तर काही आहे,
हे तर आपल्याच लोकांना टाइम नाही देत. और सरक म्हणते फोटो काढून राहिला ना तो. हा इतके फोटो आहेत बापा त्या माणसाचे. कधी राजा बाबूचंही टेन्शन आला असेल गोविंदाले की माहिती इतके नाही केले बापा सॉंग. हा हा तर राजा पिक्चर आहे ना तो गोविंदाचा. भलतेच फोटो काढते इन्स्पेक्टरच्या रूपात कलेक्टरच्या रूपात. पाहिला तर 7वी पाठ अंगुठा छाप असते. तसं हे आपलं आहे. हा कोणाला भटकू देत नाही. 2च जण आहेत ते. हा एक टकलू आणि फुल केस वालं. तर त्या असे लोक नव्हते ते टाइम देत. ठीक है मैंने भाई कहां पर है बता. चलो अपन निकल ही रहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू त्या गाडीत बसले. ते नारायण त्याच्या सोबत बसलो आणि आले आणि समुद्राजवळ गाडी उभी केली. गाडी बाजूला लावली. पंडित जवाहरलाल नेहरू खाली उतरले. खाली उतरल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्याला नमस्कार केला. म्हणे नमस्कार माँ कहाँ से हो. तो मैंने फलाने फलाने गांव से. अच्छा 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 क्या माँ तेरा क्या सवाल है. तो मेरा ते बुढीने डबल काळी ठेवली आणि पंडित जवाहरलाल नेहरूची कॉलर पकडली. खोटं सांगून नाही राहिलो. जे घडलेलं प्रकरण आहे ते बाबासाहेबांच्या संविधानाला समक्ष ठेवून तुम्हाला जसाच्या तसा सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. इतकुशी ही माझ्याकडून लावलेली नाही आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरूची कॉलर पकडली आणि मले शेर आठवला कि जिसके बहादुरी के किस्से सुने थे वो जब निकला शिकार पर उसने कबूतर पकड़ लिया. कि जिसके बहादुरी के किस्से सुने थे वो जब निकला शिकार पर उसने कबूतर पकड़ लिया. कि जिसने भी इस खबर को सुना सर पकड़ लिया. कि एक दिए ने आंधी का कॉलर पकड़ लिया. कॉलर पकडून घेतली. बोले पंडित तेरे से भी मेरा वही सवाल है जो नारायणन को किया था कि तू तो पंतप्रधान बन गया, नारायणन खासदार बन गया, कोई आमदार बन गया, लेकिन देश आजाद हो गया, देश में संविधान लागू हो गया. बता हमें क्या मिला, गरीबों को क्या मिला. पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम मुस्कुराए. स्मित हास्य केलं. त्या बुढीचे कॉलर वरून जे टाईट करून घेतली होती फाशी लागेल होती ना बापा है ना. हा त्याला बसवलं. बाजूले बसले. बोले माँ तेरी बात सब सच है. मैं पंतप्रधान बन गया, वो खासदार बन गया, वो आमदार बन गया. माँ देश आजाद हो गया, देश में संविधान लागू हो गया. तेरा जो सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी. मैं आप सबको देने की कोशिश कर रहा हूँ. माँ जब से देश आजाद हो गया ना माँ, जब से इस देश में संविधान लागू हो गया ना माँ, तो तेरे को वो अधिकार इस देश के संविधान ने दिया है कि तू पंतप्रधान की कॉलर पकड़कर पूछ सकती है कि बता मुझे क्या मिला है, मेरे गरीब लोगों को क्या मिला है. इतका मोठा अधिकार दिला तुम्हाला की तुम्ही देशाच्या पंतप्रधानाची कॉलर पकडून विचारू शकता की बता हमें क्या मिला है. आता हा झाला जागृतीचा विषय. आता इथून लोक जातील उद्या पाऱ्यावर बसतील. 9 जण 10 जण बसले तर 9 जण पॉझिटिव्ह असतात. म्हणून तुम्ही मला बोलावलं. एक निगेटिव्ह असते. तो काय म्हणते पहिले पॉझिटिव्ह वाला सांगते क्या बात की भाई सलमान ने. अरे बाप रे पंतप्रधान का खासदार का कॉलर. बापा बापा क्या खतरनाक अधिकार दिए हो अपने को भारत के संविधान ने. साला अपन ने पढ़ी ही नहीं और अपने बच्चों को भी पढ़ने नहीं दिया अपन ने. ये बोल के क्या हट क्या पढ़ रहा. पढ़ने से क्या नौकरी लग रही है ना. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात शिको पढ़ो कारण शिक्षण हे बकरीचं दूध आहे. हा शिक्षण हे मला कमी ऐकू येते ना. पढ़ो आगे बढ़ो क्योंकि पढ़ाई कोई मामूली चीज नहीं है. शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे जो पेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. जो पढ़ेगा ना ये जो शेरनी का दूध पिएगा ना वो गुर्राए सिवा नहीं रहेगा. जैसे हम सीना ठोक के गुर्रा रहे है ना. हाँ तर शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे जो पेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. बरं मी विषय काय सांगत होतो तुम्हाला. तुमची टेस्ट घ्या लागेल ना त्याच्या पहिले मी कथा सांगितली होती तुम्हाला बरोबर आहे. भुलले का तुम्हाला तर असं वाटून राहिलं अरे बापरे एखाद्याला उठवते विचारते सांगा मग काय झालं आता. हा नाही बा तसं नाही करीन मी.
तुम्ही अभ्यास करा, मग पुढच्या वर्षी येतोच मी. बे एका बे. हा तर मी कहाणी सांगितली पंडित जवाहरलाल नेहरूची. आता 10 जण होत्या त्या. मला चहा पाजला होता मागच्या वर्षी, है कि नहीं बोला ना. चाय पिलाए थे मेरे को बैठकर, 15-20 मिनट दिए थे, बहुत अच्छा लगा था. अब 10 जने बैठेंगे तो 10 जने में का पहले पॉजिटिव आदमी बोलेंगे अरे बाप क्या नॉलेज है बटे, हम क्या बोला बटे ने, अरे 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 बापा 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 पंतप्रधान का कॉलर. बटे अपने को तो 5-5 किलोमीटर में जान भी नहीं देते रे अभी. हाँ मैं ऑपरेशन को गया था बंबई को, 10 किलोमीटर ही गाड़ी रोक दी थी मेरी. बोले पंतप्रधान आ रहा, रह गया साला ऑपरेशन. हाँ और उसने कॉलर पकड़ ली थी बाप बूढ़ी ने, पंतप्रधान के खासदार की. सही में पढ़ना चाहिए इंसान ने, बहुत बड़ा अधिकार मिला अपने को. कल से पढ़ता भाई मैं. ते 9 जण वाचायला सुरुवात करते, एक असतेच त्याच्यातलं निगेटिव्ह है. कुछ भी उसके भाषण के हद तक ठीक है. कॉलर लगे कॉलर, कुछ भी के बात बटे. कॉलर पकड़ लेगा आदमी सामने वाले को. हो चल बोला एक आधे अपने सदस्य के पास में जिसको चुन के दिए थे, उसकी कॉलर पकड़ के दिखा बोला. हाँ जमता क्या बोला तेरे को. हा? अब उसकी कॉलर यूं नहीं पकड़ सकता कि पहले उसने खानदान देख के वोट दिया. हा? अब एक आधा सुगत दो गई ऐसे खड़ा तो कहते हूँ 7-8 जने होंगे उसके पीछे. इधर तो 200 है, 201 से शुरुआत हो रही. तो यही चुन के आता, इसको ही दे देते ना वोट. तो दे लो 2 नंबर वाले ले, गांजा पोळी विकणाऱ्याले, दारू पाजणाऱ्याले, मटन खाऊ घालणाऱ्याले 500 रुपये ज्यांना दिले त्याले वोट दिलं. आता त्याच्या घरी गेलो आणि तेज बोले कर कहाँ है भाई, तुमको चुन के दिए ना बा, हमारे बांधकाम कामगार का फॉर्म तो भर दो. पेटी नहीं मिली ना राजा. तो यायच्या पहिले त्याचे ते खानदानवाले तेच उभे राहतात समोर फ्रंट मध्ये. सीधा चल जा घर को, नहीं तो तेरे ही आंख पर का बांधकाम उतार लेंगे. हाँ और जो पेटी देखो नहीं मिली वो फुकट में भी मिलेंगी, उसमें ही भरेंगे और बेच भी देंगे. है कि नहीं, यही होता ना. हाँ बात जो भारत के संविधान ने हमको अधिकार दिया. अब मैंने कॉलर की बात करी तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि उसकी तुम वो पंतप्रधान की कॉलर उसने पकड़ ली थी, तुम सदस्य की भी कॉलर नहीं पकड़ सकते, जबकि उसके आंख पर नाली का भ्रष्टाचार, संडास का भ्रष्टाचार है ना. बरोबर है. हाँ पानी भी नहीं दे, कीड़े मकोड़े वाला दे रहा तो उसका भी भ्रष्टाचार. गांव के लेवल पे नहीं बोल रहा मैं, सबको बोल रहा. ये गलती हमारी है कि उस समय संसद में 99% लोग पढ़े लिखे जाते थे, 100% लोग पढ़े लिखे जाते थे. आज बात ऐसी हो गई कि हम लोग अगर संसद का हवाला लेते हैं, गूगल टाइप करना, उसमें बताएंगे 88% लोगों पर तो बड़े बड़े बलात्कार के आरोप है. वो कोई माँ के पेट से थोड़ी आके संसद में चले गए, वो तो कब के बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बंद कर दिया. कि एक जमाना था जब राजा महाराजा पैदा होता था तो अपनी माँ के पेट से पैदा होता था, लेकिन अब एक जमाना है कि राजा महाराजा किसी माँ के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि मजदूर, गरीब, किसान और तुम्हारे मेरे जैसे चटाई पर कुर्सी पर बैठने वाले लोग जो मतदान करते हैं, उस मतदान के पेटी से राजा जन्म लेता है और हमारे दिलो दिमाग पर हुकूमत करता है. मतलब खोट हमारे में है, हमारे में ही खोट है. जब करके संसद में 75-88% लोग बलात्कारी बैठे हुए हैं. हमको बाला साहब जैसा आदमी नहीं चलता जो हमारे शिक्षण की बात करे.
हमको बाड़ा साहब जैसा आदमी नहीं चलता जो हमारे पढ़ाई की बात करे, जो हमारे आरक्षण की बात करे, जो हमारे मजदूरों की, किसानों की बात करे। हमको ऐसे लोग चलते, मैं बताता ना तुमको, एकदम ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट है अपने पास में। ये सारा अभ्यास ग्राउंड लेवल का है, कोई किताब से नहीं है। किताब सिर्फ बंबई पुणे वालों को बताने के वास्ते। तुम्हारे में जो बात कर रहा हूं, इससे बढ़िया बात बंबई पुणे में करके आते हैं। महीने 2 महीनों में चक्कर रहते हैं हमारे आरजे को मालूम है, बरोबर। ये जो लेवल पे आपको बात कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि इसमें गलती हमारी है कि जैसे एक आधे विभाग में चपरासी की जगह निकली तो उसमें अहर्ता बोलते, अहर्ता मतलब उसकी लेवल क्या होनी चाहिए भाई? आदमी हट्टा कट्टा होना चाहिए, है ना, 10वीं पास होना चाहिए, निर्व्यसनी होना चाहिए, अच्छा बुद्धिमान होना चाहिए, उसको गणित भी आना चाहिए, उसको सारे बातें जमना चाहिए, तब चपरासी की जगह पर बैठता, बरोबर ना? हाँ। अब हमारे नजर में सामने वाले को, हम एक फलाने आमदार को या फलाने खासदार को मतदान कर रहे हैं, तो जैसा मेरे को अनुभव आया मैं वो बता रहा हूं आपको कि हमारे नजर में सामने वाले को मतदान करने की अहमियत देखो क्या है। सबसे पहले तो वो हमारी जात का है क्या, जैसे ये उसको छोकरी तेरा, वो आमदार खासदार हमारी जात का है क्या भाई? जैसे ये घर को भविष्य करके लेकर आ रहा, अरे शेमड़े कुछ भी। फिर दूसरा, उसके 2 नंबर के धंधे है क्या, बरोबर है ना? अशीच लोक चालले की नाही, याच लोकांना मतदान करून राहिलो। फिर तीसरा, वो अपने घर में 7 मतदान है, वो 1000 रुपए मतदान से 7000 दे सकता क्या, है ना? फिर चौथा, वो दारू आरू बेचता के कम से कम उसने 15-20 बक्से दारू बेचने को होना, अपने इलाके में बांटने को होना। तो ऐसे लोगों को हम ना मतदान करेंगे, खासदार बनाएंगे, आमदार बनाएंगे। जिस दिन आप इस मतदान की ताकत का अधिकार जान जाओगे ना, जिस दिन आप रोड पर बैठे हुए लेकिन पढ़े लिखे, ईमानदार और आपकी जिंदगी में बदलाव की सोच रखने वाले आदमी को वोट दोगे ना, याद रखना ये देश अमेरिका बन जाएगा और आपके जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। ये दूसरा नहीं बदलने वाला, ये आपको और हमको बदलना पड़ेगा। ये जो भेजे में रखा है ना, हमारी जात का होना क्या, छोटे मोठे आदमी को तो हम मतदानिश नहीं कर रहे भाई। मला बोलायचं इंटेन्शन आहे, माझा स्पष्ट सांगण्याचा महत्वाचा उद्देश है कि जो संविधान ने हमको अधिकार दिए उसमें सबसे पहला अधिकार उन्होंने मतदान का दिया है और वहीं से होकर के हमें गुजरना है। जब हम 7वीं पास वाले को आमदार और खासदार बनाते हैं ना, मैं यहाँ के सभी डॉक्टरों से, सभी टीचरों से, सभी मास्टरों से, सभी यहाँ के जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि जब आप किसी 7वीं पास वाले, किसी 4-5 बलात्कार की केस जिसके आंख पर है, जो पूरे इलाके को खोखला बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पूरे इलाके में गुटखा माफिया है, जो पूरे इलाके में चरस बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, जब आप उसको मतदान करते हो ना, अगर वो 7वीं पास है और आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप टीचर है, आप तहसीलदार है, आप मास्टर है, आपको लगता है वो 7वीं पास वाला आपके भविष्य की कुछ बात कर पाएगा करके? लगता है कि 7वीं पास वाला आपके करे, आप एकदम मस्त, एकदम टीचर है, दुनिया भर की किताबें आपने पढ़ी है, लगता है आपको कि वो बंदा आपका भविष्य बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। उसने खुद का ही भविष्य बना लिया, खुद के रिश्तेदारों का भविष्य बना लिया और तुमको बोलता है आखिरी पर, चुनाव के टाइम पर, हिंदू खतरे में है। बरोबर है? इधर से कुछ आती जब अपने पैसे लेके, बोले मुसलमान भी खतरे में है। मैंने बोला कभी तो नहीं दिखा, मैं 7-8 साल से घूम रहा, कभी खतरे में नहीं आया। मैं MSW किया, LLB कर रहा हूं, हम 7-8 लोग हैं। एक शिवा आंधळे नाम का बंदा है वंजारी समाज का, एक भूषण निमगडे नाम का बंदा है माळी समाज का, एक धनु पाटील गावंडे इथं येणार होते पण मंदिरात कार्यक्रम चालू आहे म्हणून त्या ठिकाणी थांबले। तो माझा सोबती, माझा मार्गदर्शक। मैं खतरा बता रहा हूं आपको, जो ये आपके दिमाग में भर देते हैं ना, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, इसलिए मुसलमान म्हणते मुसलमानाले वोट द्या आणि हिंदू म्हणते हिंदूले वोट द्या, पण धर्मनिरपेक्ष माणसाले कोणी वोट देत नाही। वो हिंदू और मुसलमान का खतरा जो आपके दिमाग में लोग भरते हैं, वो खतरे की
ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि 7 लोग हैं हम जो पिछले 4 से 5 साल से एक ही रूम में रह रहे हैं. मेसले जातो तो सोबतच जातो, जेवायले पाणी प्यायला जातो, दुसऱ्याच्या हॉटेलीत जावं लागते तटी नसते बरोबर तर सोबतच जातो. ट्युशनला जातो तर सोबतच जातो, ट्युशन वरून येतो तर सोबतच येतो, त्याला जातो तर सोबतच जातो. कधी पाण्याची गरज लागली काही सांगता येत नाही. साथ में जाते लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ कि उन 7 लोगों के कारण मेरा इस्लाम खतरे में है या मेरे कारण वो 7 के 7 लोग खतरे में है. न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, इस देश का किसान खतरे में है और इस देश का जवान खतरे में है. कोई खतरे में नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल दो. जाहिर सीना ठोक के बात कर रहा हूं. जब भी निकलता हूं, अब सुगत को खाना आना खिलाएंगे और फिर हम जाएंगे 12-1 बजे 2 बजे घर को पहुंचेंगे. किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं गाड़ी के सामने आकर के रोक दे और पूछ ले कि क्यों भाई इतना गला पाड़ पाड़ कर क्यों बोल रहे हो. जिस दिन आप पढ़ना सीख जाओगे, जिस दिन आप लिखना सीख जाओगे, जिस दिन आप संविधान को पढ़ना, संविधान को समझना सीख जाओगे ना, ये जो उद्देशिका एक बार पढ़ लेना कि हम भारत के लोग, ना हम मुसलमान, ना हिंदू, ना हम सिख, ना क्रिश्चियन, ना बौद्ध, ना मातंग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम कोई धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, हम एक ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो मानवता. ये बाबा साहब आम्बेडकर जी की देन है. ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में. ये चोला उतार करके तुम फेंक दो. खतरे में बात बता रहा हूं कौन है तुम ओरिजिनल में. हिंदू से हिंदू और मुसलमान से मुसलमान और बौद्ध से बौद्ध खतरे में है. 100 बात की एक बात बोल रहा हूं आपको. अब वो कैसे, उसका भी स्पष्टीकरण देना ही पडता है. असं नाही बोललो आणि झालं आणि मग पुढच्या वर्षी फोन बा सांगतो ना मग नंतर येऊन. हे सुगत भाऊ तर इतके विलगले होते म्हणे चालच लागते तुम्हाला. न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है. अब देखो खतरा कैसे बढ़ता है. हम 7 लोग साथ में रह रहे हैं, किसी को किसी से खतरा नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है तो मैं यहां तक पहुंच रहा हूं, और मैं यहां तक पहुंच रहा हूं तो उसको पीछे से खींच कर लेकर के आ रहा हूं. ये हिंदू मुसलमान बौद्ध जो है ये इनका मिलन है. ये अगर साथ में रहे ना, SC ST OBC माइनॉरिटी, आरक्षण की भी बात उसमें है की SC म्हटलं की अरे बापरे फक्त बौद्ध समाज येतात. 59 जाती है बरोबर ना. 59 जात है जिसमें आरक्षण लेते हैं सभी लोग. SC समाज सिर्फ बौद्ध समाज नहीं है, ये गलत फहमी दिल से निकाल लो. बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 59 जात लिखी, उसमें कुछ पश्चिम महाराष्ट्र के मुसलमान भी आते हैं कि जो गरीब तबके के हैं उनको भी आरक्षण मिलता है. वो भी कहीं तहसीलदार बनते हैं अगर पढ़ाई करते हैं, वो भी तलाटी बनते हैं अगर कहीं पढ़ाई करते हैं. मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि पढ़ाई करना आना चाहिए. बाबा साहब जी ने OBC को अधिकार दिया. क्यों? आगे बढ़ना चाहिए, उसको भी कुर्सी मिलना चाहिए. और OBC की ये जो जातें बटी हुई थी, यहाँ पर कुंभी हो गए, माड़ी हो गए, धनगर हो गए, जितने भी जाति जमातियां हैं सबको OBC के अंतर्गत अधिकार दिया बाबा साहब ने. क्यों? पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, देश की और समाज की तरक्की करना चाहिए. मैं बता रहा था हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में. भटकता नहीं मैं, बरोबर अपने दिमाग में फिट रहता कौन सा शेर आया था कि बक्कर आया था. बरोबर है. हाँ, तो ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में. अब देखो खतरा कैसा बनता. वो धनु गावंडे अभी आए नहीं तो बड़ा अच्छा मजा आ जाता था. आरजे भाऊ सोबतच राहतो आम्ही 4-5 दिवस सोबतच भेटलो. ते CA NRC टाइमले मी सोबतच त्याला घेऊन आलो होतो. ते मागच्या भागावर बसले होते. वो साथ में रहते, मैं साथ में रहता. अब विषय ऐसा हो गया कि हमारे समाज में जरा जल्दी शादी कर देते बच्चों की, है ना. हाँ, अरे कहते बापू पोट्टा बड़ा गांव गांव घूम रहा, कोई आफत को लेकर आ जाएगा तो आफत आ जाएगी, है ना. तो लग्नासाठी चालू केलं.
सलमान खान आहे बा हा समाजात. मग काय करते, पोट्ट लय साजरा आहे. भाषण गिषण बी देते मस्त एकदम, लोकांना हसवते किती. आजी तर इतकी हसून राहिली जर सिद्धू नंतर याचाच नंबर आहे. हा चले भाषण देते. बुडा माले बाबा गेले, आई गेली, भाषण देते. पोरगा 2-4 जण सोबतचे गेले. पहिले पोरगी पाहून आले. अब चलो ऐसा लगा मेरे को, देखो मैं हिंदू से खतरे में और मुसलमान से खतरे में बताने वाली बात कर रहा. फिर मेरे को लगा चलो भाई जम जाता. 25-26 साल के हो गए अपन, 22वें साल तो मोइज ने शादी कर लिया था, अपने में जमता. बुढ़ी म्हणे करून घे बाबा, मले थोडासा हातभार लावायला मदत होते. किती हो गाडा ओढू संसाराचा, मले वाटते का मी बाहेर जा म्हणून. तिकडे जाऊन आलो. पोरगा बरोबर आहे म्हणे, काही वांधा नाही, आम्ही येतो. आले ते अटिया मेरे हिवर खेल को आए, क्या करता का बच्चा. 10 बज गए, बस आखिरी बात करता. अपने को कायदा कानून तोड़ना नहीं, क्योंकि कायदा अपने बाप ने बनाया है ना. हाँ, कायदा आपल्या बापाने बोलवलं, कायदा तोडायचा नहीं है. बस एक ये शब्द मैं आखिरी समाप्त कर दूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता. तो उधर के लोग आए, मस्त कल्या मांडा बना, सट खाए. आणि ते खाल्ल्यानंतर ते थोडीशी शॉप गिफ्ट टाकायला ते बुढे बाटे जे असतात की नाही, ते दात कोरणी घेऊन बाहेर निघाले. कोरून पुढे गेले. आणि पुढे गेले तर भेटला एक मालाच वाला. किधर आए थे, मैंने सलमान को देखने को आई थी. कहाँ से है, ये गांव से है. अच्छा. अब तो बूढ़ा विचारून राहिला, पोट्टा तो अच्छा है ना. अरे बाप, एक नंबर बच्चा, अपनी सुनता. हाँ, और बड़े बड़े भाषण देता. कई दिन में मोदी बन जाता वो. हाँ, क्या करता, सेतु चलाता वो. आधार की भी मशीन है, 400-500 रुपये रोज, तो कहीं गई नहीं. अरे बाप रे, फिर तो अच्छा रहेगा पोटी देने को अपनी उनके घर में. हाँ मने दे दो, पण एक थोडासा प्रॉब्लेम है. हाँ, कोणता, ते दात कोणी काढून टाकली त्यानं. कोणता प्रॉब्लेम है, हिंदुओं के साथ में ज्यादा रहता. तो गेला भाऊ. आता त्याला वाटलं अशी हिंदुओं के बौद्धों के साथ में ज्यादा रहता तो क्या बौद्ध बन जाता, क्या हिंदू बन जाता. घरी गेला ना, आलाच नहीं. फोन लाले, क्यों हो, लड़का तो बड़ा अच्छा लगा था तुमको. नहीं, हमारी छोकरी बोरी अभी पढ़ेंगे जरा, अभी शादी नहीं करती. आता मले सांगा, मी कोण आहे, हिंदूमुळे खतऱ्यात आलो काय का बौद्धमुळे खतऱ्यात आलो. 4दा झालं असं, 4दा. हा, म्हटलं खबरदार याच्यानंतर कल्या मांडा खाऊ घातला तर. हाँ, इसके बाद में खिलाना, मैंने बोला. और जो भी अपने घर से खा के जा रहा, 4 पोट्टे लाया 200 रुपये रोज से. मैंने बोला इसके साथ में जाना. हाँ, पूरा गांव फिराना, लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ना. हाँ, कोई इसको मिला कि वहीं उसको आगे दिखाना कि हाँ रिपोर्ट पहुंच जाएगी. हाँ, चला वाह, ते भेजा लावलं तर जमलो. असं झालं. ते गावंडीची तशीच गोट. पोरगो काय करते म्हणे, तो आचारी आहे. आले 4-5-5दा पाहून बाहेर निघाले. भेटला तुकाराम. कुठे आलते, पोरगा पाहायला आलतो. कोणता, ते धनु गावंडी. अरे बापले, चांगला आहे, काय ते कानूनची माहिती आहे. बाकी काय करते, परिवारवाल्यानं काय सांगितलं, काय करते पोरग, तर म्हणे परिवारवाले म्हणत की आचार्य माया नाव नका सांगता. ते कसं आहे, जरा घटघट आहे की नाही, पण ते तुमचं वाईट मला चांगलं नाही वाटत. त्याला भात भी शिजवता येत नाही. उसको चावल भी पकाते नहीं आते बोले. त्याची 4-5 लग्न तुटले आणि तो तसाच राहिला. तर आता कोण कोणामुळे खतऱ्यात आला. हिंदू से मुसलमान खतरे में आए क्या, नहीं, मुसलमान से हिंदू भी खतरे में नहीं आए. कोई अल्ताफ को लगता नहीं कि वो धनु गांडे की बुराई करे उसके मोहल्ले में जाके, और कोई तुकाराम को नहीं लगता कि वो मुसलमान की बुराई करे सलमान के मोहल्ले में जाके. ये जो देश है, ये हमारे लोग जरा भावनिक है.
आयन टाइम पर क्या है कि गलत लोग आ जाते, कान में फुसफुस करते, बोले हिंदू का खतरा है, मुसलमान का खतरा है। उस कारण हम अच्छे लोगों को चुनकर नहीं देते। भाई और बहनों, इतना ही बोलना चाहूँगा कि भारत के संविधान ने हमको एक वोट का अधिकार दिया है। तुमको यहाँ बैठने वाले लोगों को भी एक ही वोट का, और 5 लाख कर्मचारी जो मुकेश अंबानी चलाता है उसको भी एक ही वोट का अधिकार दिया है। वो कोई ऐसा नहीं है कि बोलेंगे एक चचा को एक भांजे को तो 10 वोट दे दूं करके। एक तुमको भी, एक उसको भी। अच्छे से उपयोग करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मेन मुद्दे पर फोकस करो। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ना और मेरे जैसा बोलेंगे ना, आपके जैसा फक्र पूरे गांव में कोई महसूस नहीं करेगा। करोड़ों रुपए देकर भी ये दौलत नहीं मिलती। अपने बच्चों पर फोकस करो। सबसे पहली बात मैं इतने बताता हूँ की फोकस म्हणजे असं करा का हे जे 18-19 असं, हा तर तेच सांगायचं राहिलं ना, मग ते आता बुरीच गोट आहे ना बा। तो ऐसी कंडीशन है ना समाज में, तो तुम्हारे भी गांव के 32-32 साल के, 30-30 साल के बाबा रामदेव वैसे फिर रहे होंगे, फिर रहे के नहीं? हाँ, वैसे फिर रहे होंगे, नीरे बाल बढ़ा के, और उसका अजब ही तोल तंबूरा, हाँ, क्यों रहे जमीन ही रहा, अब तो दारू पी लेता, दांगोड़ीच करता, तो उससे और भी नहीं जमता। हाँ, तो ऐसी कंडीशन हर जगह हो गई। बोलने का मतलब है ये, अगर कोई दुरुस्त कर सकता होगा तो सामान्य जनता आप ही लोग कर सकते। कोई ऊपर से एलियन बिलियन नहीं आने वाले, हाँ, कोई जादू नहीं आने वाला कि जादू ऐसा करके गायब नहीं होने वाले, है ना। मेरा ये बोलना है, ये हमको ही सुधराना पड़ेगा और हमको रहना है यहाँ पर। बहुत बुरा लगता है जब हमारे समाज के लोग, हमारे जो गरीब समाज है, मैं समाज बोले तो मेरा गरीब समाज है, तो उसमें बौद्ध भी आ गए, जैन भी आ गए, उसमें सब लोग आ गए, मुस्लिम भी आ गए, मातंग भी आ गए, सब ये गरीब समाज के जो लोग हैं, जो जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, ये समाज के लोगों को सबसे बड़ा फोकस जो हमारे महामानव ने दिया है वो है पढ़ाई का, और हम पढ़ाई ही नहीं कर रहे, और इसलिए हम ऐसे रह गए कि हमारे को कोई नहीं पूछ रहा। एक बार तुम्हारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, वो ना कलेक्टर बने, ना तलाटिया, ना तहसीलदार बने, वो एक अच्छा इंसान बन गया, वो बहुत बड़ी बात है। इतना ही आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप यार सच में थोड़ा सा सीरियस लो, और मेरे को ये सबसे बड़ी खुशी लगेगी कि आप कभी सुगत दादा फोन कर कर बोलेंगे भाई आपने बताया था हमारे गांव से एक बंदा तहसीलदार बन गया, या हमारे गांव से एक बंदा तलाठी बन गया। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, आखिरी बार घोषणा देना चाहता हूँ भारत के संविधान के और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, कि भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा सन्माननीय विश्वभूषण भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहेबांचा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, संबंधित प्रास्ताविक घ्यायचं आहे ते आपण उभे राहून घेऊ आणि हा कार्यक्रमाची समाप्त करू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थँक्यू।